Hello student, good morning. Today we are going to start new lesson, that is probability distribution. That is maths 2 का आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, probability distribution. अब ये probability distribution ये जो है बेस्ड ऑन आपका जो 11 का चैप्टर है probability, उस पर डिपेंड है. तो आपको ये probability आपने मेरे ख्याल से 10 में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है, बराबर ना. probability यानी क्या रहता है, मीन्स ए चांस रहता है, बराबर है. यानी सपोज अभी प्रोबेबिलिटी देखो तीन चीजों पे डिपेंड होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट, बराबर ना. ये तीनों चीजों पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड होती है. रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है आपको पता है, यानी सपोज 2 कॉइंस टॉस एट अ टाइम्स, देन 2 कॉइंस टॉस एट अ टाइम्स बोलेंगे तो ये क्या रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, ऐसा क्वेश्चन रहेगा सपोज, ठीक है ना. तो उसमें क्या रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, 2 कॉइंस आर टॉस एट अ टाइम्स, 3 कॉइन टॉस एट अ टाइम्स, बराबर ना, 2 डाइस रोल एक्सेट्रा, बराबर ना. तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल फेवरेबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज और इज नोन एज सैंपल स्पेस. यानी सपोज 2 कॉइन टॉस करेंगे एट अ टाइम, तो सैंपल पॉइंट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल. ओके, तो ये एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. 3 कॉइन टॉस करेंगे एट अ टाइम कॉइंस, तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. एन ऑफ एस 8 आने वाला है. ये भी लिखने का तरीका होता है, तीनों हेड गिर सकते हैं, हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड एक्सेट्रा, टेल हेड हेड, फिर 3 टेल्स, फिर से एक हेड उसमें डाल देंगे, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल और लास्ट में हेड टेल. तो एन ऑफ एस कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है ना. थ्रोइंग अ डाई, डाई थ्रो करेंगे तो क्या होगा, एस सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 पेसेस रहेंगे. 6 पेसेस पे अलग अलग नंबर रहेंगे 1 से लेकर 6 तक. तो एन ऑफ एस कितना रहेगा, एन ऑफ एस इज 6 आएगा. तो ये सब क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस हो जाएगा. और फिर आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो क्या होता है, इवेंट होता है. यानी सपोज 2 कॉइंस टॉस एट अ टाइम्स रहेगा, देन दे आस्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड. तो हम क्या करेंगे, इवेंट जनरली कैपिटल लेटर ए बी सी डी से एज्यूम करते हैं, एक छोड़ के, ठीक है ना. तो ए अभी सपोज एज्यूम करेंगे ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी. तो वन हेड यानी कितना रहेगा, 2 ही ऑप्शन रहेंगे, हेड टेल एंड टेल हेड. तो एन ऑफ ए कितना आएगा, 2 आने वाला है. और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का डेफिनेशन क्या होता है, पी ऑफ ए इज एन ए अपॉन एन एस. ये आपने 10th में पढ़ा है, यानी डेफिनेशन पढ़ा है, एन ए अपॉन एन एस, दैट इज 2 अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा. एन ऑफ एस कितना, 4, तो हाफ आएगा. तो हाफ ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इफ 2 कॉइंस आर टॉस एट अ टाइम्स. तो ये प्रोबेबिलिटी का जनरल डेफिनेशन है, पी ऑफ इवेंट ए इज एन ए अपॉन एन एस होता है, ठीक है ना. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको 10 में भी पता थी, 11 में भी पता है, ठीक है ना. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1 होती है. फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा. ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, 0 से लेस नहीं होती है, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की हमने डेफिनेशन लिया है, पी इज एन ए अपॉन एन एस होता है. अभी सपोज ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये एडिशन थ्योरम आपने 11 में भी पढ़ा है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एडिशन थ्योरम है. यानी ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर आइदर ए और बी और बोथ, सभी के सभी कंडीशन आ जाती है. ये यूनियन यानी क्या रहता है, और होता है, आइदर ए और बी, एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर, इसका मीनिंग होता है ए यूनियन बी का, ठीक है ना. ए बी मिल सकता है, ए की भी इवेंट, ए बी दोनों भी आ सकते हैं इसमें. तो सभी के सभी पॉसिबिलिटी इसमें आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका एडिशन थ्योरम होता है. थर्ड, ए बी सी आर दी सपोज इवेंट और सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका भी फॉर्मूला है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
minus P of A intersection, sorry, B intersection C minus P of C intersection A and lastly plus P of A intersection B intersection C. ये एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट के लिए A यूनियन B यूनियन C, आइदर A और B और C occurs, then इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ A एंड B, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ A एंड B, दोनों की प्रोबेबिलिटी यानी A इंटरसेक्शन B का, ये मीनिंग है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर A बट नॉट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A occur but not B. ठीक है. उसके बाद और इसका भी एक फॉर्मूला है, P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B, ये जनरल फॉर्मूला है. A इंटरसेक्शन B आप इवेंट डायग्राम से भी बना सकते हैं. A इंटरसेक्शन B, ये A पोर्शन और ये B पोर्शन रहेगा. आपको पता है A इंटरसेक्शन B यानी रिमेनिंग पोर्शन होता है. अभी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन रहेगा? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A इंटरसेक्शन B यानी आपको कौन सा लेना है पोर्शन? अभी इंटरसेक्शन यानी क्या होता है? कॉमन रीजन होता है. A और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन रीजन कौन सा रहेगा? B कॉम्प्लीमेंट यानी ये छोड़ के, कौन सा? जो बाहर का छोड़ के, बराबर ना. ये सपोज मैं हटा दूंगा, ये शेडेड रीजन छोड़ के B कॉम्प्लीमेंट है बाहर का, ये पूरा डॉटेड लाइन, बराबर ना, सब छोड़ के, बराबर है. और ए ये B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. डॉटेड पोर्शन कौन सा है? B कॉम्प्लीमेंट. अभी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहेगा? यही पोर्शन रहेगा डेफिनेटली. ये पोर्शन आने वाला है, बराबर ना. ये दिख रहा है, ये पोर्शन आएगा. किसका आने वाला है? डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक चांद, ये दिख रहा है. ये कौन सा पोर्शन रहेगा? डेफिनेटली A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. और ये कैसे निकालेंगे? देखो ये पोर्शन क्या होता है? कॉमन रीजन में A इंटरसेक्शन B होता है. तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो P ऑफ A में से क्या करना पड़ेगा आपको? P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला बन जाता है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. और इसका मीनिंग क्या है? फिफ्थ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर A बट नॉट B, ये आपको याद रखना है. ठीक है. उसके बाद और ये फॉर्मूला भी याद रखो. फिफ्थ 6-1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसका मीनिंग आपको पता चल रहेगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑकर्स बट नॉट A, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन. ये आपको फॉर्मूला याद रखना. 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है? नाइदर A नॉर B ऑकर, बराबर ना. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? नाइदर A नॉर B ऑकर्स. तो इसका फॉर्मूला होता है, अभी आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A यूनियन B ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. और जब कॉम्प्लीमेंट हटाना होता है उसमें भी एक फॉर्मूला है, ये तो लिख देता हूं मैं. सपोज P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस P ऑफ A होता है. ये भी आपको याद रखना. यानी A के अपोजिट इवेंट निकालने है तो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो. तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस P ऑफ A. ठीक है ना. यानी ये दिया होगा सपोज A इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 रेड कार्ड रहेगा, तो A कॉम्प्लीमेंट यानी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड कार्ड रहेगा. यानी इसका अपोजिट होता है A कॉम्प्लीमेंट. तो सपोज P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ आएगा. आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन का यूनियन करना है. और कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो 1 माइनस क्या करना है? P ऑफ A यूनियन, यानी 1 प्रोबेबिलिटी में से एटलीस्ट 1 ऑकर रहेगा, उसका क्या करना है? प्रोबेबिलिटी माइनस करना है. ठीक है. तो इनिशियली ये इतने जनरल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. इसके आगे भी बताता हूं मैं, इतना पहले नोट डाउन कर लो. ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके, नोट दिस. ठीक है. उसके बाद 9th वन फॉर्मूला. अभी सपोज A and B are mutually exclusive event, then A and B are mutual event का मीनिंग क्या होता है? जब A और B are mutual event then A intersection B must be phi होता है.
यानी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है, फाइव आता है। और ये सपोज एडिशन थ्योरम में डाल देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी फाइव, तो म्यूचुअल की कंडीशन क्या बनेगी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो ये कंडीशन है व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव। जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, ए इंटरसेक्शन बी की जीरो ही रहेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में एक ही इवेंट नहीं रहता, सॉरी फाइव में एंड एम्प्टी सेट में तो जीरो ही रहेगा। जीरो अपॉन एन एस, एन एस कौन सा भी नंबर रहने, आंसर तो जीरो आने वाला, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी क्या है, कंडीशन। पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी, ठीक है। उसके बाद इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और exhaustive, mutually exhaustive event, then A union B is always S होता है। A and B are mutually exhaustive event रहेगा, then A union B always क्या रहता है, S होता है। यानी number of A union B is same as n of S रहेगा। यानी probability of A union B हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। That is probability of A यूनियन बी हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए सी रहेगा, सैंपल पॉइंट्स इतना ही रहता है, तो दोनों इक्वल रहेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 आ जाएगी। तो उसकी हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1 व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ए यूनियन बी हमेशा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, तब ये कौन सा इवेंट होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 11, अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज ए गिवन बी निकालना, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज नोन। ए अपॉन बी का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है और बी पता रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी ऑफ बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और उल्टा रहेगा, सपोज पी ऑफ बी गिवन ए रहेगा, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए आएगा, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लो फॉर्मूले साथ, ठीक है। ये तो हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आता है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का इवेंट क्या होता है, ए और बी एक दूसरे को डिपेंड नहीं रहते, यानी ए इज नॉट डिपेंड ऑन बी, बी इज नॉट डिपेंड ऑन एन ए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में ए अपॉन बी हमेशा पी ऑफ ए ही होता है, क्योंकि ए ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी रहेगा, लेकिन बी और ए बी से डिपेंड ही नहीं होता है, ये अलग अलग होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए पी ऑफ ए गिवन बी हमेशा पी ऑफ ए ही होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये पी ऑफ ए बनेगा तो ये पी ऑफ बी उस साइड शिफ्ट होगा, तो फॉर्मूला अपने को कंडीशन क्या मिलने वाली है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी लेना इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। एंड सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, ए का टारगेट रहेगा हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो भी पर्सन रहेगा उसका हिटिंग का टारगेट 1/3 रहेगा, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बोथ ए एंड बी का टारगेट क्या रहेगा, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ए इंटू पी बी, तो डेफिनेटली 1/2 इंटू क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। अभी ए जब हिट कर रहा है टारगेट को तो थोड़ी बी पे डिपेंड रहेगा, और बी हिट कर रहा है टारगेट तो ए पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ए एंड बी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ए इंटू पी बी, दैट इज हाफ इंटू 1/3 आएगा। तो इतने 12 आपको फॉर्मूला अभी लगने वाला है, ठीक है ना, इतना बेसिक आपको लगने वाला है। ओके, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कब यूज करना है, कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, यानी जब आपको देखो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ये भी आपको यूज करना है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ये भी कंसेप्ट आपको लगने वाली है। परमुटेशन यानी क्या होता है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है उस केस में परमुटेशन यूज करते हैं। परमुटेशन में फॉर्मूला क्या है, देखो एन परमुटेशन आर, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, यानी आर हमेशा क्या हो रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगा, ठीक है। तो परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और ऑर्डर कहाँ का इंपॉर्टेंट होता है, अभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स इन अ गिवन वर्ड, ठीक है ना, डिफरेंट सॉरी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम अ गिवन लेटर्स, इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। अभी डिफरेंट डिजिट फॉर्म करना है, सपोज फ्रॉम गिवन डिजिट 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अभी 21 एंड 12 इसमें फर्क है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट इस केस में परमुटेशन यूज होगा, सिटिंग अरेंजमेंट में, बराबर ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिजिट, उसमें भी क्या होगा, परमुटेशन यूज होगा, बराबर ना। तो जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है उस केस में परमुटेशन मेथड यूज करता है। एन परमुटेशन आर इज सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा ऑर्डर इंपॉर्टेंट, और जहां रैंडमली सिलेक्शन होता है उस केस में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, रैंडमली सिलेक्शन, यानी एन कॉम्बिनेशन आर, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है एन कॉम्बिनेशन आर का, ठीक है ना। यानी ऑर्डर का है, यानी जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, यानी जिसमें क्या होता है, रैंडमली सिलेक्शन होता है। प्लेइंग कार्ड्स में देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 52 कॉम्बिनेशन 2, और ये फॉर्मूला जोड़ देंगे तो जो भी रहेगा फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अभी सपोज एक ही कार्ड आपको 52 पत्ते में से निकालना है, तो 52 वेज हम निकाल सकते हैं, देखो है ना, 1 कार्ड ड्रॉन करना आपको आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी ये फॉर्मूला जोड़ देंगे, सपोज क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी 52 माइनस 1 कितना आएगा, 51 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये 52 फैक्टोरियल आपको पता है रिडक्शन कैसे करना है, 52 के बाद पहले वाला कौन सा नंबर आता है, 51 आता है, उसके बाद 50 बराबर ना, 50 49 एक्सेट्रा अप टू 1 तक लेना होता है। ये पता है ना आपको, 5 फैक्टोरियल यानी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो 5 फैक्टोरियल आपको 4 फैक्टोरियल तक लिखना है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लो। 5 फैक्टोरियल आपको सपोज 2 फैक्टोरियल तक लिखना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं। तो वैसे 52 फैक्टोरियल मुझे 51 फैक्टोरियल तक ही लिखना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, 51 फैक्टोरियल कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 52 वेज आएगा। तो ये एक ही कार्ड का बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 52 में से एक कार्ड निकालना है तो हम 52 बार निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए 52 आएगा। तो जहां रैंडमली सिलेक्शन होता है, कमिटी फॉर्म करनी है, 10 मेंबर उसमें से 5 मेंबर की कमिटी फॉर्म करनी है, तो 10 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा, उसमें रैंडमली सिलेक्शन होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जहां रैंडमली सिलेक्शन होता है उस केस में आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है उस केस में क्या करना है, परमुटेशन यूज करना है। तो ये बेसिक आइडिया आपको प्रोबेबिलिटी की लगने वाली है अभी इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहां तक पहले नोट कर लो सब फॉर्मूले, ठीक है ना, स्टार्ट कर देंगे चैप्टर। नोट दिस, देख लो ये तो हमारा अभी तक मैंने जो पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, ये आपने 10th में पढ़ा है, उसके बाद 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। उसका तो बेसिक कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में लगने वाला। अभी इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसमें 2 पार्ट है। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी रैंडम वेरिएबल होता है क्या, रैंडम वेरिएबल हमेशा x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X नहीं तो कैपिटल Y से, बराबर है। अभी ये सपोज डिस्क्रीट रहेंगे तो एग्जैक्ट नंबर यानी काउंटेबल नंबर्स आएंगे। डिस्क्रीट यानी क्या रहता है, काउंटेबल। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, काउंटेबल नंबर्स होता है।
और कंटिन्यूस यानी क्या होता है, काउंटेबल बट इंटीजर होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यानी एग्जांपल, सपोज 3 coins are tossed at a time, 3 coins are tossed, ठीक है। then x is number of head appears, 3 coins are tossed at a time, then x यानी रैंडम वेरिएबल क्या दिया, नंबर ऑफ हेड्स appear on its uppermost place। अभी 3 coin टॉस करेंगे तो हेड कितने गिर सकते हैं, नो हेड भी गिर सकता है ना, नो हेड यानी तीनों के तीनों टेल गिर सकते हैं, है ना। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 3 हेड जब आप टॉस करोगे तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड, और उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद तीनों टेल आ सकते हैं, टेल 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 हेड टेल हेड टेल, और लास्ट में आएगा हेड टेल टेल। ये 8 पॉसिबिलिटी है। अभी 3 कॉइन टॉस करेंगे, एक्स यानी रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर, अभी नो हेड भी गिर सकता है, एग्जैक्टली 1 हेड भी गिर सकता है, 2 हेड भी गिर सकते हैं, और 3 हेड भी गिर सकते हैं, क्योंकि 3 कॉइन टॉस करेंगे तो मैक्सिमम 3 हेड ही गिरेंगे। नो हेड यानी तीनों के तीनों टेल पड़ सकते हैं, एग्जैक्टली 1 हेड रहेगा यानी एक्स इक्वल टू 0 के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, कौन सा, टेल टेल टेल। जब रैंडम वेरिएबल 1 रहेगा, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए 1 2 और 3 ऑप्शन रहेंगे, टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। उसका एग्जैक्टली 2 हेड, उसके कितने ऑप्शन रहेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड, 1 2 3, हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड, एंड x इक्वल्स टू 3, एग्जैक्टली 3 हेड, एक ही ऑप्शन रहेगा, हेड हेड हेड। तो ये 0 1 2 3 ये एग्जैक्ट नंबर एंड काउंटेबल है, सो दे आर नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया है, 3 coins are tossed at a times, x is the number of heads appear, नंबर ऑफ टेल्स भी अपीयर होता तो क्या आता, 0 1 2 3 आता, नो टेल 1 टेल 2 टेल एंड 3 टेल। अभी सपोज 2 coins are tossed, 2 coins टॉस करेंगे, x is number of tails appear on its uppermost place, number of tails। तो टेल्स कितने हो सकते हैं, एक नो टेल गिर सकते हैं, यानी एक भी नहीं गिरेगा टेल, एक टेल गिर सकता है और 2 टेल, क्योंकि सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, हेड 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 टेल टेल। तो x इक्वल्स टू 0, देखो नो टेल यानी क्या आएगा, नो टेल यानी दोनों के दोनों हेड आएंगे, तो उसमें ऑप्शन क्या रहेंगे, हेड हेड ही रहेगा, एक ही रहेगा ऑप्शन। एग्जैक्टली 1 टेल वाले कितने ऑप्शन है, एग्जैक्टली 1 टेल 2 ही है, हेड टेल टेल हेड, एंड x इक्वल्स टू 2 टेल का एक ही ऑप्शन है, टेल टेल। तो ये 0 1 2 ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है, लेकिन कौन से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल पहले नोट करो, फिर आगे मैं और 2 एग्जांपल बताता हूं, ओके, नोट दिस। ठीक है, और एक थर्ड एग्जांपल बताता हूं, 2 डाइस आर रोल्ड, दो डाइस जो है हम रोल करेंगे सपोज, देन x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, सम ऑफ द नंबर appears on its uppermost face, यानी सम ऑफ द नंबर्स दिया है हमने, x एरे क्या दिया है, रैंडम वेरिएबल क्या दिया है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर ऑन इट्स अपरमोस्ट फेसेस, ठीक है। अभी 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे, 36, बराबर ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 एक्सेट्रा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एक्सेट्रा। वैसे 2 1 से स्टार्ट होगा, 2 6 तक आएगा, फिर से क्या आएगा, 3 1 से स्टार्ट होगा, 3 6 तक आएगा,
उसके बाद 4 1 से स्टार्ट होगा 4 6 तक, फिर उसके बाद 5 1 से स्टार्ट होगा 5 6 तक, और लास्ट में 6 1 से स्टार्ट होगा एंड 6 6 तक। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी रहेंगे? एन ऑफ एस कितना रहेगा? डेफिनेटली 36 रहेगा। कितना आएगा? 36 है। इतने सैंपल पॉइंट्स आने वाले, और उनने क्या दिया? एक्स यानी सम ऑफ द नंबर्स, एंड रैंडम वेरिएबल क्या दिया है? सम ऑफ द नंबर्स अपीयर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेसेस। अभी सम कितनी पॉसिबल है? मिनिमम तो यही गिर सकता है 1 1, तो मिनिमम सम कितनी पॉसिबल है? 1 + 1 2, तो x इक्वल टू क्या रहेगा? 2। उसके बाद सम 3 भी आ सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और मैक्सिमम क्या रहेगा? 6 6 गिर सकते हैं, तो मैक्सिमम एडिशन क्या आएगी ऊपर की? 6 + 6 कितना आएगा? 12 आएगा। तो 2 से लेकर 12 तक ये सब नंबर्स रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अभी रैंडम वेरिएबल रहेगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट क्यों है? ये फाइनाइट है और एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है ना? तो फाइनाइट एग्जैक्ट नंबर ही होते हैं, ठीक है ना, काउंटेबल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 दीज आर दी discrete random variable रहेगा according to this question. If 2 dice are rolled, then the sum of the numbers appear on its uppermost places. Then random variable क्या रहेंगे? फिर 2 से लेकर 12 तक। फिर आपको x = 2 के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? एक ही ऑप्शन रहेगा 1 1। फिर जिनकी एडिशन 2 आती हो, 3 के लिए कितना रहेगा? जिनकी एडिशन 3 आती हो कौन से रहेंगे? 1 2 2 1 आएगा, 1 2 2 1, दो ही ऑप्शन रहेंगे, 1 2 एंड 2 1। ये सैंपल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जिनकी एडिशन 4 आती है वो सब लेने पड़ेंगे, 1 3 3 1 भी लेना पड़ेगा, और लास्ट में 2 2 लेना पड़ेगा। फिर जिनकी एडिशन 5 आती है वो ले लेंगे। 5 एडिशन किसका आएगा? 1 4 1 4, तुरंत 4 1 लिख देंगे उसका उल्टा, फिर 2 का लेंगे, 2 3 और 3 2, बराबर ना? एक एक नंबर बढ़ रहा है लेकर। उसके x = क्या लेना पड़ेगा? फिर 6, जिनकी एडिशन 6 आती है वो सब लेना पड़ेंगे, तो 1 5 आएगा, 1 5 का अपोजिट तुरंत ले लेंगे, रिवर्स वाला 5 1 ले लेंगे, फिर 2 वाला लेंगे, 2 4 6 आता है, 4 2, फिर 3 वाला ले लेंगे, कितना आएगा? 3 3, बराबर ना? 3 3 आना, 3 + 3 कितना आता है? 6 आता है। तो 1 2 3 4 5, देखो अभी बढ़ते जा रहे हैं नंबर, 1 आ रहा है, फिर 2 3 4 5 एक्सेट्रा, फिर x = 7, ऐसे करते जाना है। और फिर से क्या होगा? 7 के बाद डिक्रीज होते जाएगा, 12 में फिर से 1 ही आने वाला है, ठीक है ना? तो ये आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने 3 एग्जांपल लिए, x ये दिया मैंने, 2 dice are rolled, then x is a random variable, sum of the numbers appear on its uppermost faces। तो 2 से लेकर क्या आएगा? 12 तक आएगा, क्योंकि मिनिमम सम अपरमोस्ट फेसेस की कितनी? 1 + 1 2, और मैक्सिमम कितनी है? 12 आ रही, 6 + 6 12 आ रही। तो 2 और 12 के बीच के सभी नंबर लेने हैं, ठीक है ना? और उसके मैंने आगे सैंपल पॉइंट्स लिखे, कितने आते हैं उस रैंडम वेरिएबल के आगे, कितने सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं? 2 के लिए 1 ही आ सकते हैं सैंपल पॉइंट। जिनकी एडिशन 3 आती है, इसे कितने सैंपल पॉइंट रहेंगे? 2 ही रहेंगे। x = 4, सेकंड थर्ड रैंडम वेरिएबल 4 रहेगा, तो 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आती है? 1 3 3 1 2 2, मैंने 3 पॉसिबिलिटी आती है, 3 ऑप्शन होते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है, ठीक है? ये नोट कर लो। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है रैंडम वेरिएबल का, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या होता है? इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। डिस्क्रीट में क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर होता है, 2 3 5 एक्सेट्रा। कंटिन्यूअस में क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, लेकिन उस रेंज में होता है, कुछ रेंज में होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेंज उसमें फिक्स होता है। अभी सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अभी हाइट किसकी क्या है? 150 सपोज हाइट दिया होगा, सपोज 132.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 131.8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर में एक्सेट्रा, है ना? इसका 139.3 भी हो सकता है। यानी आपको पता है ये सपोज 132 140 रेंज में हो सकता है हाइट सपोज, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन 132 140 सपोज एक क्लास का रहेगा हाइट, है ना? लेकिन ये कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है? लिमिट आपको फिक्स रहती है, रेंज होती है,
लेकिन रेंज के बीच में कौन सा भी नंबर हो सकता है। अभी वो एग्जैक्ट ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, यानी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 32.5 एक्सेट्रा। अभी ये तो 130 से लेकर मैंने लिखा है 140 तक लिखा है। तो सपोज 60 स्टूडेंट रहेंगे तो 60 की रेंज तो फिक्स है, आपकी हाइट जो रहेगी 130 और 140 के बीच में ही रहेगी। लेकिन ये जो नंबर्स रहेंगे ये एग्जैक्ट रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एग्जांपल किसका है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, लेकिन उस रेंज में ही होते हैं, 130 to 140 एक्सेट्रा। अभी सपोज फेल्यूर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फेल्यूर टाइम कुछ भी हो सकता है। अभी सपोज कुछ एक बल्ब लिया है हमने, सपोज बल्ब की आपको लाइफ नोट करनी है इन 2000 आवर्स, तो ये कभी जा सकता है, लेकिन इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 से लेकर 2000 आवर में कभी भी जा सकता है, और इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता है, मिनट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, बराबर ना। हाँ, इसकी रेंज फिक्स है, लाइफ ऑफ बल्ब्स इन 2000 आवर, बराबर ना। तो ये x क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2000। इसके बीच में उसकी लाइफ कौन सी भी हो सकती है, बराबर ना। तो ये एग्जैक्ट ही आएगा नंबर ऐसा जरूरी नहीं है, तो 0 से लेकर 2000 तक कौन सा भी नंबर हो सकता है, आवर तक, बराबर ना। तो कुछ का दिया होगा सपोज 500 आवर्स एंड 35 मिनट एक्सेट्रा और 20 सेकंड एक्सेट्रा। तो ये लाइफ यानी फेल्यूर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और लाइट बल्ब्स इन 2000 आवर, ये एक ही एग्जांपल, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल, बराबर ना। स्पीड ऑफ व्हीकल की कंटिन्यूअस है, उसकी रेंज फिक्स रहेगी। सपोज 0 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रहे हैं और सपोज आपका स्पीड आप मेंटेन कर रहे हैं सपोज 120 किलोमीटर पर आवर, उसके बीच में कौन से टाइम में कौन सा रहेगा आपको पता नहीं रहेगा, बराबर ना। तो इसमें क्या रहेगा, आपको रेंज फिक्स है, 0 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर तक है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर आप कह नहीं सकते, अलग अलग नंबर आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको एक रेंज पता है, 0 से 120 के बीच में रहेगा स्पीड ऑफ व्हीकल, बराबर ना। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपको रेंज पता होता है, लेकिन उसके बीच में कौन सा नंबर है आपको पता नहीं होता, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। डेली टेम्परेचर ऑफ सिटी का टेम्परेचर, बराबर ना, क्लाइमेट के हिसाब से हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बराबर ना। तो उसकी रेंज पता रहेगी आपको, लेकिन रेंज में कौन सा नंबर आएगा ये एग्जैक्टली ये आपको पता नहीं कर सकते, यानी ये एग्जैक्टली वही नंबर आएगा, यानी इंटीजर ही आएगा, इससे जरूर नहीं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 36 पॉइंट यानी दिया होगा सपोज 28.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन रेंज फिक्स है। सपोज रेंज रहेगा फिक्स, सपोज यानी टेम्परेचर रहेगा आपका सपोज डेफिनेटली 20 डिग्री के आगे ही रहेगा सपोज सेंटीग्रेड, और लेस देन सपोज 36 डिग्री तक ही रहेगा, तो इसके बीच में ही आने वाला है टेम्परेचर, बराबर ना। सपोज ये कौन सा सीजन है, सपोज समर रहेगा, तो इसके बीच में ही आपका टेम्परेचर आने वाला है, अलग अलग मौसम के हिसाब से रहेगा, ठीक है ना। आपका स्टेट कौन सा है उसके हिसाब से भी टेम्परेचर की रेंज अलग अलग रहेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं रहेगा इसका, इसमें कौन सा भी नंबर आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, एग्जैक्ट नंबर भी आ सकता है, लेकिन इस रेंज में ही आपकी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये एग्जांपल मैंने बताया, डेली टेम्परेचर ऑफ सिटी, स्पीड ऑफ व्हीकल, फेल्यूर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, लाइफ ऑफ बल्ब्स इन 2000 आवर्स, हाइट ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं आप इसको, जो क्या हाइटेड इमारत रहती है ना, स्काई स्क्रैपर, इसकी हाइट हम फिक्स नहीं कर सकते, तो वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस में ही आएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल आएगा। अभी सपोज एक जिम खाना में एक व्यक्ति गया, सपोज उसका वेट उसको लॉस करना है, अभी उसका वजन सपोज वेट जो रहेगा सपोज 90 kg है, और उसको 80 kg तक करना है, 1 मंथ में 80 kg तक करना है, तो ये रेंज फिक्स हो जाएगी, उसका वेट आपको 90 से लेकर 80 तक यानी 10 किलो उसको एक महीने में घटाना है, लेकिन कौन से दिन कौन सा रहेगा वेट ये हम कह नहीं सकते, लेकिन उसकी रेंज पता है, 80 से लेकर 90, यानी आपको वजन कम करना, 90 से लेकर 80 तक लेना, रेंज फिक्स है। यानी फर्स्ट डे में कितना रहेगा वजन, सपोज 89 पॉइंट समथिंग रहेगा, 5 kg रहेगा, दूसरे दिन सपोज 88 पॉइंट समथिंग रहेगा,
लेकिन रेंज फिक्स है, आपको रेंज पता है, इन बिटवीन 90 और 80 के बीच में वेट उसका आने वाला है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल क्या रहेगा, यानी उसका वेट लॉस करना है उसको इन 1 मंथ फ्रॉम 90 टू 80। तो ये भी एग्जांपल किसका आएगा, दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये दो डिफरेंस है बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी आपको स्टडी करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये चैप्टर फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। अभी सपोज 2 पॉइंट्स टॉस करेंगे, 2 पॉइंट्स आर टॉस एट अ टाइम। Then find the probability distribution of number of heads appear। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 coins are tossed at a time, then find the probability distribution of number of heads appear। अभी 2 कॉइन टॉस करेंगे एट अ टाइम, तो आपको पता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी। सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। अभी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स एपियर, यानी एक्स क्या रहेगा, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स एपियर। ओके, अभी नंबर ऑफ हेड्स कितने गिर सकते हैं, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो नो हेड 0, एग्जैक्टली 1 हेड एंड 2 हेड। तो ये एक्स के आएंगे, रैंडम वेरिएबल्स आएंगे। ओके, अभी इसमें क्या करना है आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। अभी नो हेड के चांसेस कितने, देखो अभी मैं एक टेबल बनाता हूं, 2 मिनट। एक्स, ठीक है, ये सैंपल पॉइंट्स एंड P of x जो भी है प्रोबेबिलिटी। अभी सपोज 0 के लिए रैंडम वेरिएबल कितना है, 0 ले रहे हैं, यानी क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, यानी अभी पहले सैंपल पॉइंट देखेंगे कितने आते हैं। नो हेड के लिए, नो हेड है ना, दोनों के दोनों टेल रहेंगे, तो एक ही ऑप्शन रहेगा टेल टेल, बराबर ना। यानी इसमें जो भी रहेगा n of x कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, डेफिनेटली 1 बाय कितना आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1 बाय nx अपॉन n of s आएगा। n of s कितना है, 4 है ना, तो 1 बाय 4। ये किसकी आएगी प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली नो हेड वाला, x इक्वल्स टू 0 नो हेड वाला। फिर एग्जैक्टली 1 हेड वाला, 1 हेड वाले कितने ऑप्शन है, 2 ही है, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड। तो यहाँ n कितना आने वाला है, n of x जो भी रहेगा कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी फिर, 2 बाय 4 आ जाएगी। और एग्जैक्टली 2 हेड, ये 2 बाय 4 एंड हाफ लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 2 हेड वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, हेड हेड। तो n of x कितना रहेगा, इसमें 1 ही रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 बाय 4 ना, nx अपॉन ns आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी n of x कितना है, टोटल 4 है, उसमें से एग्जैक्टली कितना है, 2 हेड वाले प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी सैंपल पॉइंट कितना है, एक ही है, तो 1 अपॉन 4 ये प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये रैंडम वेरिएबल और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये जब हम ट्यूबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी पहले x लिखेंगे फिर p ऑफ x लिखेंगे, सपोज रैंडम वेरिएबल कौन से, 0 1 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, फर्स्ट की 1 बाय 4 आ रही है, सेकंड की कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, और थर्ड की कितनी आ रही है, 1 बाय 4। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अपीयर व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट इज इफ 2 कॉइंस आर टॉस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अपीयर। तो आपको सैंपल पॉइंट लिखना होता है, पहले रैंडम वेरिएबल मेंशन करना होता है, फिर रैंडम वेरिएबल लिखने होते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है सभी रैंडम वेरिएबल के अलग अलग। और ये हम जब टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऐसा लिखेंगे तो क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज पीएमएफ, इसको पीएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पहले निकालते हैं, पहले तो सैंपल पॉइंट्स निकालते हैं, सैंपल स्पेस उसके एन ऑफ एस, यानी सैंपल पॉइंट कितने हैं वो लिखते हैं, एन ऑफ एस 4, उसके बाद एक्स क्या दिया है रैंडम वेरिएबल वो मेंशन करना पड़ेगा, तो रैंडम वेरिएबल के हिसाब से आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद क्या करना है आपको, ये टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती है, आप सभी प्रोबेबिलिटी के एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगी। देखो समेशन ऑफ पी आई इज ऑलवेज 1 होता है, देखो सभी प्रोबेबिलिटी के एडिशन करो 1/4 प्लस ये 1/2 नहीं, 1/2 की जगह हम 2/4 लिखेंगे, 2/4 प्लस 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4, ये देखो सभी के एडिशन कितने आ रहे हैं, देखो 2 + 1 + 1 4, 4/4 दैट इज 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, यानी सभी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसकी सम करोगे तो हमेशा कितना आने वाला है 1 आता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, ये पहले नोट कर लो। ठीक है, और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। If 2 dice are rolled or thrown, then find the probability distribution of number of sixes appear. Number of sixes. अभी आपको पता है 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 कितने गिर सकते हैं, 2 गिर सकते हैं, 1 भी गिर सकता है, और नो 6 भी गिर सकते हैं, जो कभी यानी 2 6 तो बहुत रेयरली गिरता है, राइट। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस आपको लिखना पड़ेगा, टोटल कितने पॉइंट्स 2 डाइस रोल कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे 36 रहेंगे। 1 1 एग्जाम में आपको सभी लिखना है, 1 1 1 2 एक्सेट्रा, सभी आपको 6 6 तक लिखना है, तो एन ऑफ एस कितना रहेगा 36। ओके, फिर उन्होंने क्या दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस अपीयर, तो x इज नंबर ऑफ सिक्सेस अपीयर, तो कितने 6 गिर सकते, देखो नो 6 भी गिर सकता है, जो बना ना 0, नो 6 है 0, एक 6 भी गिर सकता है, बना ना। हम जब डायल रोल करेंगे तो ऊपर कभी कभी क्या होता है, सब 6 नंबर आ सकता है, नहीं तो 1, जो भी रहे, जो भी बना ना, 6 1 6 2 6 3 6 5 एक्सेट्रा, बना ना। तो एक 6 भी गिर सकता है, और दोनों के दोनों 6 गिर सकते हैं, ये रेयरली गिरता है आपको, बना ना 6 6, तो 2 6 भी गिर सकते हैं, तो 2 6 मिलेंगे तो आप बहुत खुश हो जाती है, और एक बार आपको क्या मिल जाता है, चांस मिल जाता है, बराबर ना। तो नंबर ऑफ सिक्सेस यानी ये रैंडम वेरिएबल रहेंगे, तो 0 1 एंड 2 ये नंबर ऑफ सिक्सेस यानी ये रैंडम वेरिएबल रहेंगे, तो अभी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो देखो x दिया है, n ऑफ x और p ऑफ x, ठीक है। अभी 0 दिया है, नो 6, कितने ऑप्शन लेंगे, देखो नो 6 के लिए 1 1 1 2 1 3 1 4, बराबर है। उसके बाद 1 5 1 6 तो नहीं आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, बराबर है। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, बराबर है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5, and lastly 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5। कितनी पॉसिबिलिटी है देखो, सब जगह 5 5 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 25 आ रहे हैं, एन ऑफ एक्स कितना आ रहा है 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 25 है 36, ये किसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, व्हेन एक्स इज 0, यानी 1 0 नो 6 के लिए, ठीक है। मैं p ऑफ x इस साइड कर देता हूं,
ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 25/36। अभी एग्जैक्टली 1/6 के लिए x इक्वल टू 1, 1/6 के कितने ऑप्शन रहेंगे? 1/6 का 1/6, ठीक है, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6, इतने आने वाले, 5/6 एंड 6/1, 1/6 बराबर है 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/1 बराबर है। तो कितने आने वाले टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 6/1 2, अरे इसके 6/1 आएगा, 6/2 भी आएगा, सॉरी 6/2, 6/3, 6/4 एंड 6/5, ये तो आने वाला है। यानी टोटल कितने आने वाले इसमें? सैंपल पॉइंट n ऑफ x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। तो डेफिनेटली 10/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है, बराबर है। और लास्ट x इक्वल्स टू कितने? नंबर ऑफ सिक्सेस, तो 6। ये आपको बहुत रेयरली गिनता है, इसमें एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा है? 6 एंड, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/36। और ये जब हम ट्यूबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी x p ऑफ x रैंडम वेरिएबल 0 1 एंड 2, और यहाँ आएगी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट की आ रही है 25/36, इसके बाद सेकंड की आ रही है 10/36 एंड लास्ट की आ रही है 1/36। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन when 2 dice are rolled when number of sixes appear। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है? नंबर ऑफ sixes appear when 2 dice are rolled। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 मार्क्स के लिए इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये चैप्टर आप फिर से एक बार, यानी मेरे ख्याल से 11th का भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा, यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर रिवाइज कर लो फिर से, 11th का देख लो एक बार, टेक्स्ट बुक देख लो, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको लगने वाली है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में सिखाई है, बराबर ना, वो तो लगने वाला है। ये पूरा रिवीजन ही था आपका। उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कर रहे थे, बराबर। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, बराबर। अभी क्या करेंगे, इसकी कुछ फॉर्मुलेज और है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तब जितना हुआ है आप फिर से एक बार क्या करो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज कर लो। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।